हाय हिस्टोरियंस। आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 4 द थ्री ऑर्डर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स। तो आखिरकार यहाँ ये थ्री ऑर्डर्स क्या है, किसे हम थ्री ऑर्डर्स बोल रहे हैं? तो ये जो थ्री ऑर्डर्स हैं ये है थ्री क्लासेस जो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस। और यहाँ अगर मैं पहला ऑर्डर की बात करूँ तो वो हम यहाँ पर देखेंगे क्लर्जी क्लास या फिर प्रीस्टली क्लास। सेकंड ऑर्डर में हम देखेंगे नोबिलिटी या फिर लॉर्ड्स को या फिर जो रिच लैंड ओनर्स हैं। और थर्ड ऑर्डर में हम बेसिकली देखेंगे पीजेंट्री, सर्फ और फ्री पीजेंट्स को। ओके, अब हम बेसिकली जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव हुए, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो कि वेस्टर्न यूरोप में हुए रोमन एम्पायर के फॉल के बाद, कब 9th और 16th सेंचुरी के बीच, वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो हमें राइज देखने को मिलता है यूरोपियन रीजन के अंदर कई सारे ट्राइब्स का, जैसे जर्मेनिक ट्राइब्स, विसिगोथ, लोथ और गोल। इसी तरह के हमें कई ट्राइब्स देखने को मिलते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर। उसके बाद अब अगर यहाँ पर कोई एम्पायर ही नहीं है, जब रूल है यहाँ पर ट्राइब्स का, तो पॉलिटिकली यूनिफाई तो वो होंगे नहीं क्योंकि उनके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। अब ऐसे में ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ताकि वो लैंड को कैप्चर कर सके। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उनमें कोई ना कोई जीतेगा। अगर ए और बी ट्राइब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है और मान लीजिए ए ट्राइब जीतता है तो ए ट्राइब बी की टेरिटरी को भी अपने अंडर लेगा। अब इस तरह की चीजें होने लगी कब, रोमन एम्पायर के फॉल के बाद वेस्टर्न यूरोप के अंदर। न सिर्फ इतना ही, अब सामाजिक संगठन कैसे होंगे, किसे हम ज्यादा दर्जा देंगे, किसका स्टेटस बड़ा होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन को हम मानेंगे, कौन हमारे ऊपर ऑर्डर करेगा, तो ये सब अब डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंड कि किस ट्राइब के पास कितनी जमीन है। उसके बाद इट और जो ये हम कंट्रोल ऑफ लैंड के बेसिस पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, अब ये बनी कैसे? तो इसको बनाने वाले हैं ट्राइब्स। न सिर्फ ट्राइब्स पर इसके अंदर कई सारे फीचर्स लिए गए थे एस्ट वाइल रोमन एम्पायर से। अब रोमन एम्पायर का फॉल हो गया पर उसके बाद भी क्रिश्चियनिटी सरवाइव कर गई। यहाँ से देखिए, क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर फ्रॉम 4th सेंचुरी survived the collapse of Rome and gradually spread to central and northern Europe। न सिर्फ रोमन एम्पायर के फॉल को सरवाइव कर गई क्रिश्चियनिटी, बल्कि ऑफिशियल रिलीजन बन के उभरी। कहाँ? सेंट्रल और नदर्न यूरोप के अंदर, क्योंकि सदर्न यूरोप से तो ये शुरू हुई थी, उसके बाद ये सेंट्रल यूरोप में फैली एंड देन नदर्न यूरोप में। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो ये हमारा चैप्टर 3 ऑर्डर है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर ही क्लर्जी क्लास है जो रहती है चर्च के अंदर, जिसके अंदर हम मोंक्स को देखेंगे, मोनेस्ट्रीज को देखेंगे, फ्रायर्स को देखेंगे और किसको देखेंगे? क्लर्जी क्लास को देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, द थ्री ऑर्डर्स, द फोकस ऑफ दिस चैप्टर आर थ्री सोशल कैटेगरीज, क्रिश्चियन प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स। पर मैं अगर आपको समराइज करके इस चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ में या फिर इन अ नट शेल कुछ बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगी कि क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है वो वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है इस रोमन एम्पायर के अंदर या फिर वेस्टर्न यूरोप वाले रीजन के अंदर, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो लगभग कौन चला रहा है? वो चला रहा है सेकंड ऑर्डर या फिर जिसे हम नोबिलिटी या फिर लैंड ओनिंग क्लास बोलेंगे। क्रिश्चियनिटी तो बस उनके ऊपर या फिर क्रिश्चियन प्रीस्ट तो उनके ऊपर ऑर्डर का काम कर रहे हैं। उसके बाद आखिरकार जो हम ये रोमन एम्पायर के फॉल के बाद वेस्टर्न यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर हम ये डिवीजन पढ़ रहे हैं क्लासेस के बीच में, ये पास्ट हमें पता कैसे चल रहा है? और अगर हमें पास्ट पता चल रहा है किन्हीं सोर्सेज की मदद से, तो हम उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर पा रहे हैं? आखिरकार ये सोर्सेज हमें मिली कहाँ से? इनको मतलब प्रिजर्व किसने करा, लिखी किसने? तो ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड वी रिकंस्ट्रक्टेड द पास्ट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर? जब रोमन एम्पायर का ही फॉल हो गया, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो हमें सोर्सेज कहाँ से मिली? ऐसे में किसने पास्ट को लिखा जो आज हम पढ़ पा रहे हैं? तो वो है फर्स्ट ऑर्डर। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि वो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है। तो अगर आपने बता दिया हो तो मैं आपको बताती हूँ कि वो फर्स्ट ऑर्डर है क्रिश्चियनिटी क्लास। क्रिश्चियंस ने क्या करा, या फिर मैं अगर क्लर्जी क्लास बोलूं तो क्लर्जी क्लास ने क्या करा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको चर्च के अंदर प्रिजर्व करा। अब ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ गए? अब दरअसल जो चर्च है वो करता क्या था, जो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर है वो उससे पैसे लेता था, क्या कह के कि अगर तुम चर्च में आते हो तो हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे,
तुम्हारे फ्यूचर के लिए प्रे करेंगे, बट उसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस एंड चैरिटी। और इन सब चीजों को चर्च लिखता था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर हिस्टोरियंस ने हमें बताया कि किस तरह चर्च के फीचर्स क्या थे, सेकंड ऑर्डर जो नोबल क्लास है उसके क्या फीचर्स थे, और थर्ड ऑर्डर पीजेंट्री थर्ड ऑर्डर में क्यों है और वो क्या करता था। ये सारी चीजें हमें पता चलती है चर्च ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करे थे उनसे। उसके बाद one of the many scholars in France who have worked on the feudalism, one of the earliest was Bloch. Mark Bloch was one of a group of scholars who argued that history consisted of, अब ये आप वन मार्कर के लिए याद रखिए, मार्क ब्लोक जो है फ्रांस के रहने वाले एक विद्वान या फिर एक स्कॉलर हैं, जो कहते हैं कि इतिहास के अंदर सिर्फ राजनीतिक इतिहास ही नहीं होता, इतिहास के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। अगर किसी चीज की ज्योग्राफी की नॉलेज हमें होगी तो वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की सोसाइटी एंड वहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करेगी कि वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है। ये हम आज की यूएस हेजेमनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह यूएसए डोमिनेंट है आज भी। आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए। उसके बाद ये चीज, ये जो बात कही है ये कही है मार्क ब्लोक ने, पर इसी मार्क ब्लोक को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी ने खत्म कर दिया, क्योंकि ये जो मार्क ब्लोक है ये है स्कॉलर फ्रांस का, और नाजी जो थे वो जर्मनी के थे, तो इनके बीच में थी कॉन्टिन्यूअस टसल, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्क ब्लोक को मार दिया गया नाजीज द्वारा। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को हिंदी में कहते हैं सामंतवाद। आखिरकार फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है, तो ध्यान से समझिए। फ्यूडलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वो कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसका मतलब है इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप इन द मिडाइवल एरा। कई इतिहासकार कहते हैं कि मिडाइवल एरा के दौरान यूरोप के अंदर जो आर्थिक और राजनीतिक व सामाजिक जो इनके बीच में रिलेशनशिप थी वो फ्यूडलिज्म का रिजल्ट है कि किस तरह आर्थिक चीजों से समाज चल रहा है और समाज से राजनीति चल रही है। इसी चीज को सामंतवाद नाम दिया है यूरोप के इतिहासकारों ने, और ये बात है मिडाइवल एरा की। अब ये मिडाइवल एरा जो यहाँ लिखा हुआ है ये इंडियन मिडाइवल एरा नहीं है। इंडियन मिडाइवल एरा में तो हम फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, पर ये बात हो रही है यूरोपियन मिडाइवल एरा की। तो आप ये यहाँ ध्यान रखिए। और इस मिडाइवल एरा का जो टाइम लाइन है या फिर टाइम पीरियड है वो यहाँ है, ये देखिए। द टर्म मिडाइवल एरा रेफर्स टू द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन 5th एंड 15th सेंचुरी। यूरोप के अंदर 5th से 15th सेंचुरी के बीच में जो जो घटनाएं घटी या फिर जो जो चीजें हुई उसे हम मिडाइवल एरा के अंदर पढ़ते हैं। और उसी 5th से 15th सेंचुरी के बीच में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक चीजें जो हुई या फिर इनमें जो बदलाव हुए वो है रिजल्ट फ्यूडलिज्म का। और अगर मैं टर्म की बात करूँ तो ये जो फ्यूडलिज्म टर्म है ये एक फ्यूड टर्म से लिया गया है, और ये फ्यूड जो है ये एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ से ध्यान से समझिए। इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मिडाइवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन सदर्न इटली। अब ये जो फ्यूडलिज्म टर्म है ये न सिर्फ फ्रांस के बारे में बल्कि हमें इंग्लैंड और सदर्न इटली के बारे में भी बताएगी इस चैप्टर के अंदर। जो आज हम फ्रांस देखते हैं वो फ्रांस आया कहाँ से, और ये जो नाम है फ्रांस ये इसका ओरिजिन क्या है, इंग्लैंड कहाँ से आया, इटली में क्या हुआ, ये सारी चीजें आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें फ्यूडलिज्म को क्लियर करना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ध्यान से समझिए। ये 5 मार्कर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि फ्यूडलिज्म, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डज फ्यूडलिज्म हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट स्फीयर्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि यूरोपियन हिस्टोरियंस कहते हैं कि फ्यूडलिज्म एक रिलेशनशिप है इन बिटवीन इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज। ओके। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि फ्यूडलिज्म जो वर्ड है वो जर्मन टर्म से निकला है जिसका मतलब है फ्यूड, और फ्यूड का मतलब फर्दर है अ पीस ऑफ लैंड। अब तीसरा, इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है, तो फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म रेफर करता है काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन। किसकी वजह से, कृषि उत्पादन में बढ़ाव हो रहा है रिलेशनशिप की मदद से या फिर रिलेशनशिप की वजह से। कैसी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जो चलती है लॉर्ड और पीजेंट के बीच में। मान लीजिए अब ये लॉर्ड क्या है और ये पीजेंट क्या है, मैं यही क्लियर कर देती हूँ। लॉर्ड जो है वो कम्युनिटी है जो हम सेकंड ऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे, और पीजेंट वो कम्युनिटी है जो हम थर्ड ऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ए जो है वो लॉर्ड है और बी जो है पीजेंट है, ए और बी के बीच में अगर रिलेशनशिप बढ़िया होगी तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो नॉर्मल चल रहा है वो अब सरप्लस में बदल जाएगा। अगर दूसरा केस मैं लूं तो ए और बी के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो सरप्लस तो दूर की बात,
वहां जो आम प्रोडक्शन की जरूरत है वो भी नहीं हो पाएगा। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है एग्रीकल्चरल सेंस में ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, तो हम उसे कहेंगे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद इन इकोनॉमिक सेंस। और उसके बदले में अब ध्यान से समझिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को करने वाली कम्युनिटी का नाम है पीजेंट। अब पीजेंट को न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना होगा सेकंड ऑर्डर वाली क्लास के लिए जो कि है लॉर्ड या फिर नोबल्स, बल्कि लेबर सर्विसेज भी देनी होगी उन लॉर्ड्स को। न सिर्फ इतना ही, अगर पीजेंट्स लॉर्ड्स को सर्विस देंगे इन द फॉर्म ऑफ लेबर, तो लॉर्ड्स उसे क्या देगा? अब आप सोच रहे होंगे कि पीजेंट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं सेकंड क्लास के लिए क्योंकि वो थर्ड क्लास में आ रहे हैं, तो बदले में पीजेंट्स को क्या मिल रहा है? फ्री में तो कोई काम नहीं करने वाला। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, तो कुछ तो मिल रहा होगा। तो कुछ में क्या मिल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पीजेंट्स को बदले में क्या दे रहे हैं लॉर्ड्स? मिलिट्री प्रोटेक्शन। जी हाँ, लॉर्ड्स क्या दे रहे हैं? मिलिट्री प्रोटेक्शन टू द पीजेंट्स in exchange to agricultural production that the peasant do on their land. So feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of life as well. अब आपको मैंने इकोनॉमिक सेंस में फ्यूडलिज्म का मतलब बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक सेंस में तो मतलब समझ आ गया, पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में फ्यूडलिज्म कैसे आया? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर अब हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है इन सोसाइटी। कैसे? सेकंड क्लास अभी तो बताया, सेकंड क्लास में है लॉर्ड और थर्ड क्लास में है पीजेंट। अभी सोशल स्टेटस के आधार पर ही तो है। अब लॉर्ड सेकंड क्लास में क्यों आया? क्योंकि लॉर्ड के पास फ्यूड ज्यादा है। फ्यूड का मतलब क्या है? पीस ऑफ लैंड। लॉर्ड के पास ज्यादा जमीन है। अगर उसके पास ज्यादा जमीन होगी तो वो खुद का प्रोडक्शन तो एक हिस्से में कर लेगा किसी पोर्शन के अंदर, पर उसके पास और भी जमीन बचेगी जिस पर वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, पर वो यूटिलाइज भी नहीं हो पा रही। तो वो उसको यूटिलाइज करना चाहेगा और इसी वजह से वो बची हुई जमीन को दे देगा किसी और जरूरतमंद इंसान को जिसके पास जमीन की कमी होगी और उसे प्रोडक्शन करना होगा। तो लॉर्ड क्या करेगा? उस जमीन को दे देगा थर्ड ऑर्डर को, वो है पीजेंट। पीजेंट उस पर कल्टीवेशन करेंगे और इन एक्सचेंज लॉर्ड उसको क्या देगा? बस मिलिट्री प्रोटेक्शन। और जितना भी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करेंगे वो भी अपने पास ही रख लेगा। तो ये सोसाइटल डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सम सॉर्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है, सोशल डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस तरह सोशल साइंस में फ्यूडलिज्म का मतलब है। अब उसके बाद मुझे इकोनॉमिक साइंस में समझ आ गया, मुझे सोसाइटी वाली साइंस में समझ आ गया, मुझे फ्यूडलिज्म का मतलब समझ में आ गया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पॉलिटिकल साइंस में फ्यूडलिज्म कैसे आया। तो ध्यान से समझिए, अगर लॉर्ड, ध्यान से समझिए, मैं फर्स्ट ऑर्डर में आपको शुरू से बताती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर में कौन आता है? चर्च। न सिर्फ चर्च बल्कि किंग्स भी आते हैं। सेकंड ऑर्डर में आता है लॉर्ड्स या फिर नोबिलिटी। थर्ड ऑर्डर में आते हैं पीजेंट्स। अगर किंग्स लॉर्ड्स से काम करवा रहे हैं और लॉर्ड्स पीजेंट से काम करवा रहे हैं तो ये हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। अगर डिवीजन ऑफ पावर होगा तो पॉलिटिकल स्फीयर वहीं पे तो एंटर होगा। दोबारा समझिए, लॉर्ड्स और पीजेंट्स, लॉर्ड्स के पास ज्यादा पावर है तभी तो वो मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं पीजेंट्स को, और पीजेंट्स के पास कम पावर है तभी तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं लॉर्ड्स की जमीन पर, और उसके बदले में वो कुछ ले भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉर्ड्स के पास पावर ज्यादा है। तो ये मतलब हुआ फ्यूडलिज्म का पॉलिटिकल सेंस में। अब उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस कहाँ से आया और इंग्लैंड कहाँ से आया? ध्यान से समझिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर की शुरुआत में? मैंने बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बाद की स्टोरी बताता है। किसके बाद की? रोमन एम्पायर के फॉल के बाद की। अब बात कुछ ऐसी है कि रोमन एम्पायर का फॉल जैसे ही हुआ वेस्टर्न यूरोप के अंदर हमें राइज देखने को मिलता है। किसका? ट्राइब्स का। ट्राइब्स में भी जर्मेनिक ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, फ्रैंक्स वाले ट्राइब देखने को मिलते हैं, गोल एक ट्राइब है वो देखने को मिलते हैं, विशिगोथ ट्राइब देखने को मिलते हैं, लोम्बार्ड्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो टर्म्स मैंने बताई है आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर आप इन टर्म्स को अपने क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब बात कुछ ऐसी है कि गोल एक प्रोविंस था रोमन एम्पायर के अंदर जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है आज के नॉर्थ सी के साथ और अटलांटिक ओशन के साथ। न सिर्फ कोस्ट लाइन्स दो साइड से शेयर करता है बल्कि हमें गोल वाले रीजन में लॉन्ग रिवर्स देखने को मिलती है, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स सूटेड टू एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। अब बात कुछ ऐसी है, इस गोल प्रोविंस में अब एंट्री मारी जर्मेनिक ट्राइब्स ने। ये जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे जर्मनी से, या फिर मैं बोलूँ दूसरे सेंस में तो ये नेटिव थे जर्मनी के जो आए फ्रांस वाले रीजन में। फ्रांस भी अभी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी फ्रांस का नाम पड़ा नहीं है।
तो गोल प्रोविंस में आए जर्मेनिक ट्राइब्स, और जर्मेनिक ट्राइब्स का एक सबसेट है फ्रैंक्स। ध्यान से समझिए, जर्मेनिक ट्राइब्स के अंदर भी कई सारे ट्राइब्स आते हैं, और उन कई सारे ट्राइब्स में एक ट्राइब का नाम है फ्रैंक्स। अब वो फ्रैंक्स आते हैं गोल प्रोविंस के अंदर उस पर कब्जा करने के लिए, ताकि वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंस बढ़ा सके। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर अब रोमन एम्पायर के फॉल के बाद कोई भी पॉलिटिकली यूनिफाइंग फोर्स नहीं है। इस वजह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्योंकि सबको अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास ज्यादा टेरिटरी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी रिसोर्सेज जो है वो भी मुझे मिल जाएगी। तो इसी सोच के साथ जर्मेनिक ट्राइब से एक ट्राइब निकल कर आई फ्रैंक्स, कहाँ, गोल वाले प्रोविंस में। और उसने न सिर्फ एंट्री मारी गोल प्रोविंस के अंदर, बल्कि उसने गोल प्रोविंस के रूलर्स नहीं, गोल प्रोविंस के अंदर जो चिeftains थे उनको हराया, और गोल नाम बदल कर फ्रैंक्स ट्राइब ने क्या करा, गोल को हटाकर अब उस जगह को बुलाने लगे फ्रांस, जो आज भी फ्रांस हम बोलते हैं, जिसकी कैपिटल है रोम। अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम द 6th century दिस रीजन वाज अ किंगडम रूल्ड बाय फ्रेंच किंग्स हु वर क्रिश्चियन। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने आपको थोड़ा सा बताया नोबिलिटी, जो कि सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर जो कि पीजेंट है, इन दोनों के बारे में मैंने बताया, पर अभी तक फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमने कुछ भी नहीं देखा था। पर अब यहाँ से देखिए, अब सेकंड ऑर्डर जो किंग्स है वो क्रिश्चियन रिलीजन से अपना ताल्लुकात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चर्च एंट्री मार रहा है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के रूप में हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा। आई होप मुझे कि भाई आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, द फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च which were further strengthened when in 800 the Pope gave Charles Magny the title of Holy Roman Emperor। अब न सिर्फ जो किंग्स है वो चर्च या फिर क्रिश्चियनिटी से अपना ताल्लुकात रख रहे हैं, बल्कि चर्च के अंदर जो क्लर्जी मैन है वो टाइटल्स दे रहे हैं किंग्स को, बड़े बड़े टाइटल्स, ताकि किंग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए और उन्हें कुछ पावर दे दे, या फिर चैरिटी दे दे, या फिर डोनेशन दे दे। अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड विच इन द 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy। अब न सिर्फ फ्रांस के अंदर एंट्री मारी है जर्मेनिक ट्राइब्स ने, बल्कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड वाली चैनल पे भी अब फ्रांस प्रोविंस ऑफ नॉर्मंडी या फिर वहां के जो ड्यूक है उन्होंने कब्जा कर लिया फ्रांस के अंदर भी। ये था हमारा टॉपिक। जो इंग्लैंड है, आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमने फ्रांस के बारे में तो देख लिया कि फ्रांस कहाँ से आया, पर इंग्लैंड कहाँ गया। तो इंग्लैंड का जो टॉपिक है वो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक या फिर मेन टॉपिक है, जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, वो है द थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स में मुझे बताइए कि कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। तो सबसे पहले आती है क्लर्जी, उसके बाद आती है नोबिलिटी जिसे हम लॉर्ड्स भी बोलते हैं, और थर्ड क्लास है या फिर थर्ड ऑर्डर है पीजेंट्री। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर के बारे में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, अगर आप सेकंड ऑर्डर को पहले समझ लेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पहले ही समझ में आ जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर है नोबिलिटी। Priests placed themselves in the first order, nobles in the second. The nobility had in reality a central role in social processes। इसी वजह से हम सेकंड ऑर्डर को पहले पढ़ रहे हैं। अब जो नोबिलिटी वाला ऑर्डर है, सारे सामाजिक प्रोसेसेस के अंदर उनका सेंट्रल रोल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। लैंड को कंट्रोल ना तो चर्च कर रहा, ना पीजेंट, कौन कर रहा है? नोबल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तभी तो हम उन्हें फ्यूडलिज्म तभी तो उन्हीं से शुरू होता है। दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड वैसलेज। अब ये ध्यान से समझिए, वैसलेज क्या होता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में है चर्च या फिर किंग, सेकंड ऑर्डर में है नोबल्स, और थर्ड ऑर्डर में है पीजेंट्स। अब किंग कुछ पीस ऑफ लैंड देगा नोबल्स को, और जो पीस ऑफ लैंड किंग देगा नोबल्स को उसे हम बोलेंगे वैसल, और जो नोबल कुछ पीस ऑफ लैंड देगा पीजेंट्स को उसे भी हम बोलेंगे वैसल। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कुछ पीस ऑफ लैंड देगी तभी हम उसे वैसल बोलेंगे। अगर इन तीनों के बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ ऊपर से नीचे हिरार्की वाइज अगर ट्रांसफर ऑफ लैंड हो रहा है तो हम उसे वैसल बोलेंगे, और उस पर जो कंट्रोल करेगा उस पर्सन को हम बोलेंगे वैसलेज। द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल बाय वैसलेज, सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मैनिक पीपल ऑफ whom the Franks were one. The big landowners, the nobles were vassals of the king। अभी यहाँ बता रहा है कि जो किंग थे उनके वैसल्स थे नोबल्स, और नोबल्स के वैसल्स हैं पीजेंट्स, क्योंकि किंग जो है वो जमीन देगा नोबल्स को, तो किंग के वैसल्स हुए नोबल्स, और नोबल्स जो है वो जमीन देंगे पीजेंट्स को, तो नोबल्स के वैसल्स कौन हुए? पीजेंट्स। जाहिर सी बात है।
अब यहाँ से देखिए, तो अब जो नोबल मैन है वो किंग को एक्सेप्ट करेगा अपने सीनियर के रूप में, और नोबल मैन और किंग के बीच में एक म्यूचुअल प्रोमिस साइन होगा, जिसमें किंग नोबल मैन को कहेगा कि मैं तुम्हारे वेसल या फिर उस पीस ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट करूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है, और बदले में तुम्हें क्या करना होगा। मतलब किंग कहता था नोबल मैन को कि जब मैं तुम्हारा लैंड को प्रोटेक्ट करूंगा तो तुम्हें उसके बदले में मेरे प्रति लॉयल रहना होगा। और ये म्यूचुअल प्रॉमिस दोनों के बीच में होता था, और इस प्रॉमिस को जो करवाता था वो था चर्च। इन दोनों के बीच में जो ये बातें हुई ये चर्च के अंदर होती थी, जिसके अंदर वो कस्में खाते थे और कहते थे कि नोबलमैन किंग को कहता था कि मैं तुम्हारे प्रति लॉयल रहूंगा, और चर्च के अंदर किंग कहता था कि मैं तुम्हारे वेसल को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये रिलेशनशिप थी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच में। पर बेसिकली हमारे टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है सेकंड ऑर्डर को। अब यहाँ से देखिए, जो नोबल्स हैं यूरोप के अंदर या फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वो करते क्या थे, किस वजह से उन्हें सेकंड ऑर्डर में डाला गया, क्यों वो पीजेंट्स के ऊपर अपने ऑर्डर्स चला रहे हैं, या फिर किंग उन्हें अपने लिए एक्सेप्टेबल मान रहे हैं। तो नोबल्स को किंग ने किस तरह के प्रिविलेजेस दिए। तो नोबल्स जो हैं प्रिविलेज्ड स्टेटस या फिर अच्छे बैकग्राउंड के थे। उनके पास प्रॉपर्टी थी जो उन्हें किंग देगा। न सिर्फ प्रॉपर्टी, उनके पास अपने ट्रूप्स भी थे, और उनका अपना कोर्ट हुआ करता था। अगर मान लीजिए उनका कोई मुद्दा है या फिर कोई भी सिविक एमिनिटीज को लेकर कोई मुद्दा है, तो उसे सोल्व करेगा नोबल, ना कि किंग। अगर नोबल का कोई मुद्दा है तो उसे सोल्व करने का राइट भी नोबल के पास ही है, उसे किंग के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे राइट्स तक किंग ने नोबल्स को दे दिए थे इस टाइम में। न सिर्फ इतना ही, नोबल के पास ये अधिकार भी है कि वो सिक्के अपनी मर्जी से छपवा सकता है। उसे कितने मनी की जरूरत है वो भी वो डिसाइड खुद ही करेगा। न सिर्फ इतना ही, नोबल जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करवाएगा अपने लैंड मास के अंदर विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। उसमें भी उसे किंग की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। और किंग ने यहाँ तक तो नोबल को एक अलग से एस्टेट भी दे दी, या फिर एक अलग से प्रॉपर्टी भी दे दी, जिसके अंदर नोबल्स ही रहेंगे, और उसे उसमें सारी चीजें मिलेंगी। किसे? नोबल को, जो जो उसे जरूरत रहेगी। हिज हाउस वॉज कॉल्ड अ मैनर। अब नोबल्स जिस हाउस के अंदर रहते थे उसे कहते थे मैनर। अब इस मैनर के अंदर नोबल का एक प्राइवेट लैंड भी होता था जिसपे कल्टीवेशन करेंगे पीजेंट्स। न सिर्फ पीजेंट्स कल्टीवेशन करेंगे मैनर के अंदर, बल्कि वो वर्क करेंगे एज अ फुट सोल्जर। जब भी नोबल नोबल को पीजेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए पहला पॉइंट कल्टीवेशन करेंगे। और दूसरा, इन केस कभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो वही पीजेंट्स अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन छोड़ के अपनी सर्विस देंगे एज अ फुट सोल्जर। किसे? नोबल को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेनोरियल स्टेट। मतलब ये वो है जिसके अंदर नोबल्स रहते थे, या फिर वो प्रॉपर्टी है जो नोबल्स को दी थी किंग ने, उसे हम मैनर बोल रहे हैं। अब होता क्या था कि इस मैनर के अंदर कई सारे विलेजेस आते थे जिनका कंट्रोल था किसके अंडर? नोबल के अंडर। न सिर्फ इतना ही, इन मैनर्स के अंदर कई सारी फैमिलीज रहती थी। कई बार तो डजन्स ऑफ फैमिलीज रहती थी। पर अगर कोई नोबल पुराना है या फिर वफादार है किसी किंग का, तो ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते 50 to 60 हो जाती थी। उसके बाद इन मेनोरियल स्टेट्स के अंदर जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल थी फॉर द नोबल्स। उन्हें यहाँ तक कि बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। चाहे वो ग्रेन्स की बात हो, वो भी कल्टीवेशन करेंगे पीजेंट्स। ब्लैक स्मिथ्स देखने को मिलते हैं हमें मेनोरियल स्टेट के अंदर। कारपेंटर्स भी देखने को मिलते हैं। न सिर्फ कारपेंटर्स, बल्कि यहाँ तक कि मेनोरियल स्टेट के अंदर वेपन्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है। स्टोन मैसन्स भी हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं फॉर नोबल्स। कहाँ? मेनोरियल स्टेट के अंदर। विमेन जो है वो कपड़े बुन रही है या फिर क्लोथ बना रही हैं। यहाँ तक कि चिल्ड्रंस भी मेनोरियल स्टेट के अंदर वाइन प्रेसेस के अंदर काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट भी अवेलेबल है फॉर नोबल्स, ताकि वो वहां पे हंटिंग कर सके। इसके अलावा दे कंटेन पेस्चर्स वेयर हिज कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड। और मेनोरियल स्टेट के अंदर नोबल्स के लिए चर्च भी अवेलेबल करवा रखा है। बड़े बड़े कैसल्स देखने को मिलते हैं फॉर डिफेंस पर्पस। फ्रॉम द 13th century some castles were made bigger for use as a residence for the knight's family। अब हुआ क्या कि कई बार ऐसा केस होता था जो पीजेंट्स एज अ फुट सोल्जर काम करेंगे नोबल्स के लिए, कई बार वो अवेलेबल नहीं होते थे या फिर अनसक्सेसफुल रहते थे अपने नोबल के एनिमी को हराने के लिए। क्योंकि ध्यान से समझिए, अगर आप पीजेंट से आर्मी वाला काम लेंगे तो कैसे पॉसिबल है? जब पीजेंट
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने में सक्षम है, तो वो किस तरह वो हथियार कैसे चला पाएगा? ये उसका काम है ही नहीं। तो जब बड़े लेवल पर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पीजेंट कभी भी एक आर्मी मैन की तरह नहीं लड़ाई कर सकता। तो जब चीज़ें बढ़ने लगी, तो नोबल को महसूस हुआ कि पीजेंट फुट सोल्जर के लिए सही नहीं है। तो एक नई क्लास का इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है मेनोरियल स्टेट के अंदर, जिसका नाम है नाइट। अब ये नाइट कौन है? नाइट वो कैवेलरी मैन है जो सक्षम है लड़ने के लिए, इन्फेंट्री मैन बनने के लिए, कैवेलरी मैन बनने के लिए, आर्टिलरी को संभालने के लिए, वेपन्स को चलाने के लिए। तो ये भी हमें मेनोरियल स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। पर मैंने कहा आपको कि मेनोरियल स्टेट के अंदर हमें सारी जरूरत की चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि नोबल्स को बाहर भी जाना नहीं पड़ता था, पर वो सिर्फ जरूरत की चीजें थी। अगर कोई नोबल लग्जूरियस लाइफ को जीना चाह रहा है, या फिर वो चाहता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो, ऑर्नामेंट्स भी हो, या फिर रिच फर्निशिंग हो, या फिर बढ़िया बढ़िया चीजें हों, तो वो जाहिर सी बात है कि मेनोरियल स्टेट के अंदर हमें नहीं मिलने वाली। उसके लिए मेनोरियल स्टेट से बाहर जाके ट्रेड करना ही होगा, और ऐसा ही कुछ हमें यूरोप के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है द नाइट्स, जो कि हमें मेनोरियल स्टेट के अंदर अभी हमने देखा ना कि नाइट्स कौन थे। नाइट्स कौन थे अभी मैंने बताया, ये थे कैवेलरी मैन। तब यहाँ से देखिए, फ्रॉम द 9th सेंचुरी देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप दैट वर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट। मैंने बताया ना कि पीजेंट सोल्जर्स के रूप में सर्विस देने के लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि वो बिल्कुल नए नए हैं। वो पीजेंट्री का काम कर सकते हैं, पर वो सोल्जर इतने अच्छे नहीं है। तो इसी चीज को पूरा करने के लिए एक नई क्लास का इमरजेंस देखने को मिलता है, जिनका नाम है नाइट्स। अब दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स। ये किससे लिंक रखते थे? नाइट्स का कनेक्शन किंग से नहीं था, नाइट्स का कनेक्शन था लॉर्ड से। जिस उसी तरह से जैसे लॉर्ड्स का कनेक्शन है किंग से। अब नाइट्स के पास क्या क्या चीजें होती थी? अब नाइट अपनी सर्विस क्यों देंगे? जब जब देंगे ना, तब उन्हें कुछ मिलेगा। कौन देगा? अगर लॉर्ड नाइट को कुछ देंगे, तभी तो नाइट अपनी सर्विस देंगे लॉर्ड्स को। तब लॉर्ड क्या चीजें दे रहे हैं नाइट को? तो नाइट को लॉर्ड्स दे रहे हैं अ पीस ऑफ लैंड, जिसे हम फ्यूड नहीं फीफ बोल रहे हैं। और न सिर्फ वो उसे दे रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन, पर नाइट्स को उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा। द फीफ कुड बी इनहेरिटेड। और जो ये फीफ जो है, जिसे लॉर्ड्स ने नाइट्स को दिया है, इसका एक्सपेंशन जो है 1000 to 2000 एकर्स में है। इसके अंदर नाइट को एक हाउस भी मिलता है उसकी फैमिली के लिए, यहाँ तक कि उसी फीफ के अंदर चर्च भी है, उसी तरह से जिस तरह से किंग ने लॉर्ड को दिया था। यहाँ तक कि हमें नाइट के फीफ के अंदर वोटर मिल भी देखने को मिल रही है, वाइन प्रेसेस भी देखने को मिल रही है। न सिर्फ इतना ही, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, नाइट जो है जरूरी नहीं है कि किसी एक लॉर्ड के अंडर ही काम करेगा। एक नाइट कई सारे लॉर्ड के अंडर भी काम कर सकता है, पर वो ज्यादा लॉयल रहेगा उस लॉर्ड के अंडर जो उसे फीफ देगा, या फिर जो लॉर्ड उसे अ पीस ऑफ लैंड देगा। उसके बाद इन फ्रांस फ्रॉम 12th सेंचुरी मिनिस्ट्रल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर। अब ये जो किस्सा है, ये हमें इंडियन हिस्ट्री से मिलता जुलता दिखता है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर या फिर मिडाइवल एरा के अंदर, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं, तो हमें भक्ति सूफी मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरह नैनार्स, जो कि विष्णु के भक्त हैं, और सॉरी जो कि शिव जी के भक्त हैं, और वही अलवर्स जो कि विष्णु के भक्त हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फॉर प्रीचिंग देयर सरमन्स। उसी तरह से फ्रांस के अंदर भी हमें कम्युनिटी का राइज देखने को मिलता है, जिसका नाम है मिन्स्ट्रल्स। ये मिन्स्ट्रल्स क्या करते हैं? ये मैनर टू मैनर जाते हैं और क्या करते हैं? सॉन्ग्स को गाते हैं, स्टोरीज को बताते हैं। कैसी स्टोरीज? नाइट्स और किंग के या फिर नाइट्स और लॉर्ड्स के बीच की रिलेशनशिप को। और इन्हें बार्ड्स भी बोलते हैं। आप बार्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर मिन्स्ट्रल्स भी बोल सकते हैं। और इन्हीं मिन्स्ट्रल्स के लिए गैलरी भी बनाई जाती थी मैनर के अंदर, जिसके अंदर ये परफॉर्मेंस देंगे ऑन ओकेजन्स, या फिर अगर कोई फेस्ट का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर। अभी हमने देखा सेकंड ऑर्डर, जिसके अंदर हमने नोबिलिटी को पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर, जिसके अंदर हम क्लर्जी क्लास या फिर चर्च या फिर प्रीस्टली क्लास को पढ़ेंगे। तो यहाँ ये जो क्लर्जी मैन है, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे भी हैं। क्या पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन्हें टैक्स मिलता है, और ये इंडिपेंडेंट है किससे? किंग से। क्योंकि ये किंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि द कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज। इनके खुद के लॉज हैं, ये किंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और रही बात पैसे की, तो वो उन्हें मिलता है टैक्सेस की फॉर्म में, जो डोनेशंस की फॉर्म में मिलता है, चैरिटी की फॉर्म में मिलता है, या फिर आगे चलकर हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि राइज ऑफ फोर्थ ऑर्डर,
कि किस तरह एक चौथा वर्ग भी आता है जो जिसके अंदर रिच मर्चेंट्स होते हैं, जो चर्च को डोनेशन और चैरिटी देगा। उसके बाद ये जो क्लर्जी मैन होते हैं, इनका काम क्या होता है? यूरोप के अंदर जितने भी क्रिश्चियंस हैं, उनको गाइड करने का काम है क्लर्जी मैन का या फिर फर्स्ट ऑर्डर का। न सिर्फ इतना ही, अब होता क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक दिन ऐसा होता था जिसके अंदर वो सारे क्रिश्चियंस किसी एक जगह पर असेंबल होंगे और प्रेयर्स करेंगे, और वो दिन रखा गया संडे। संडे टू लिसन टू द सर्मन बाय द प्रीस्ट एंड टू प्रे टुगेदर। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज संडे के दिन हमारा हॉलिडे होता था, और इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले रूलर का नाम है कॉन्स्टेंटाइन। अब जो ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसके अंदर प्रीस्टली क्लास होती थी और प्रीस्ट होते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, कुड एनीवन बिकम अ प्रीस्ट और वर देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर दैट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आया और उसे प्रीस्ट बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जो थर्ड ऑर्डर था, जिसको हम पीजेंट के नाम से जानते हैं, उस पीजेंट के अंदर फर्दर दो ब्रांचेस थी, जिसके अंदर पहली ब्रांच का नाम था प्री पीजेंट, जो काम करेंगे किसके अंडर? नोबल्स के अंडर टेनेंट बनकर, पर उन्हें एक्सचेंज में वेजेस मिलेंगी। और पीजेंट के अंदर जो दूसरी ब्रांच है, उसके अंदर आते हैं सर्फ। और सर्फ कौन होते हैं? बॉन्डेड लेबर, जो कि बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं, जिन्हें कोई वेजेस नहीं मिलेगी, बस काम करना पड़ेगा उन्हें नोबल्स के अंडर। तो वही सर्फ कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें बैन किया गया था इस चीज से। न सिर्फ इतना ही, अगर कोई विमेन है यूरोप के अंदर, तो उसे भी कोई अधिकार नहीं दिया गया प्रीस्टेस बनने का। और अगर कोई मैन प्रीस्ट बन भी गया है, तो वो कभी भी अपने लाइफ में मैरिज नहीं कर सकता। तो ये रूल्स थे, और जो इन रूल्स को फॉलो करता है, उसे प्रीस्ट बना दिया जाएगा चर्च द्वारा। अब चर्च वॉज एंटाइटल्ड टू अ 10th शेयर ऑफ whatever द पीजेंट। अब बात कुछ ऐसी है कि पीजेंट चाहे नोबल्स की जमीन पर या फिर चर्च की जमीन पर जितना भी कल्टीवेशन करेगा, उसका 1/10 पोर्शन, पूरी कल्टीवेशन का 1/10 पोर्शन देना पड़ेगा पीजेंट को, चर्च को। और इसे टैक्स के रूप में हम देखेंगे, और इसे नाम दिया गया है टिथे। ध्यान से समझिए, अगर कोई पीजेंट किसी जमीन पर, जो कि जमीन है नोबल या फिर चर्च के अंडर, उस पर कल्टीवेशन करता है, तो उस पूरे कल्टीवेशन का 1/10 प्रपोर्शन पीजेंट को देना होगा चर्च को। और इस टैक्स को नाम दिया गया है टीथे। ये आप 1 मार्कर के लिए याद रख सकते हैं। अब यहाँ से समझिए, चर्च हम फर्स्ट ऑर्डर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है और ये खुद के लॉज बनाता है। किंग इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं डाल सकता, और इसके पास पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, चैरिटी और ये टीथे, जो कि एक टैक्स है। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, कहीं ना कहीं भले ही ये फर्स्ट ऑर्डर में आ गया हो, पर इसने चीजें कॉपी करी हैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर से। अब ये कैसे? अब मैंने आपको अभी नाइट का टॉपिक समझाया था ऊपर। नाइट कौन थे? जो मेनोरियल स्टेट के अंडर रहते हैं और जो लॉर्ड के अंडर काम करेंगे। तो अब लॉर्ड और नाइट के बीच की बॉन्डिंग कैसी थी? अब एक मैं एग्जाम्पल या फिर एक उससे बताती हूँ। अगर कोई नाइट किसी लॉर्ड के दरबार में आता था, तो उसे झुककर उस लॉर्ड को प्रणाम करना होगा। और इसी चीज को हमने आगे देखा कि फर्स्ट ऑर्डर ने कॉपी कर लिया। ये समझिए, द एक्ट ऑफ kneeling while praying with hands clasped and head bow was an exact replica of the way in which a knight conducted himself while taking vows of loyalty to his lord। और न सिर्फ इतना ही, जो हम सेकंड ऑर्डर जिसे हम लॉर्ड बोल रहे हैं, अब उसी उसी वर्ड लॉर्ड को चर्च इस्तेमाल कर रहा है फॉर गॉड। अब कई क्रिश्चियंस या फिर कई क्लर्जीमैन ऐसे होते थे, जो गांवों में या फिर टाउन्स में या फिर रिच फैमिलीज या फिर लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। पर उसी कम्युनिटी के अंदर कुछ प्रपोर्शन या फिर कुछ लोग ऐसे थे, जो जो कड़े या फिर जो डिवोटी थे किसके? क्रिश्चियंस के। तो या फिर जो चर्च के अंदर काम करते थे, वो किसी और के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। वो आइसोलेशन में रहकर अपनी वर्शिप या फिर चर्च के अंदर रहकर वर्शिप करना चाहते थे। तो ऐसे डिवोटीज को हम कहते हैं मोंक्स। ये मोंक्स क्या करते थे? अपार्ट फ्रॉम चर्च, डिवोट क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर मोंक्स रहते थे। ये बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हैं। ये टाउन्स या फिर विलेजेस के अंदर नहीं रहते, ये मोनेस्ट्रीज के अंदर रहते हैं, जिसे हम अबेज भी बोलते हैं। यहाँ ये दो एग्जांपल भी आप 1 मार्कर के लिए याद रख सकते हैं, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी इन बर्गंडी। उसके बाद मोंक्स। अब ये जो मोंक्स है, ये कैसे हम ऊपर वाले क्लर्जीमैन से अलग करें इनको? तो पहला पॉइंट,
जो क्लर्जी मैन है जिन्हें हमने ऊपर पढ़ा वो चर्च के अंदर रहेंगे, वहीं ये जो मोंक्स है ये मोनेस्ट्रीज के अंदर रहेंगे। दूसरा पॉइंट, जो क्लर्जी मैन है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है आम लोगों से या फिर ओरिजिनल पीपल से, पर ये जो मोंक्स है ये आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। तीसरा पॉइंट, मोंक्स जो हैं वो कंप्लीटली डिवोटेड हैं या फिर अपनी उन्होंने पूरी लाइफ डिवोट कर दी है बाइबल को, वो सोसाइटी से बिल्कुल दूर रहेंगे। वो ऐसे वोज या फिर ऐसे वचन लेते हैं चर्च के अंदर कि took vows to remain in abbey या फिर monastery for the rest of their life and to spend their time in prayer, study and manual labor like farming. Unlike priesthood, this life was open to both men and women. अब हमने ऊपर ही पढ़ा, अभी पढ़ा कि प्रीस्ट कौन बन सकता है। प्रीस्ट वो बन सकता है, पहला पॉइंट वो मेल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट वो कभी भी मैरिज ना करे, तीसरा पॉइंट वो विमेन नहीं होनी चाहिए, चौथा पॉइंट वो सर्फ के अंडर नहीं होना चाहिए। पर अगर आपको मोंक बनना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो मैटर आप विमेन हैं या मैन हैं, अगर आप विमेन हैं तो आप मोनेस्ट्री के अंदर रह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नन, और आप मैन हैं तो आप मोंक बनकर रह सकते हैं। पर एक कंडीशन जो यहाँ सेम देखने को मिलती है वो ये है कि आप मैरिज नहीं कर सकते अगर आपको मोंक को या फिर नन बनना है। और हमने ये देखा कि अबेज के अंदर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज रहती हैं, पर कई केसेस में हमें ये मिक्स भी देखने को मिला है कि किसी मोनेस्ट्री के अंदर मेल फीमेल दोनों एक साथ रह रहे हैं, पर वो एक्सेप्शन है। इन जनरल हमें सिंगल सेक्स कम्युनिटीज ही देखने को मिलती है मोनेस्ट्रीज के अंदर। स्टार्टिंग में मोनेस्ट्रीज के अंदर या फिर एक मोनेस्ट्री के अंदर 10 से 20 मेन या फिर विमेन रहते थे, पर आगे चलकर ये बढ़कर हंड्रेड्स में पहुंच गया। न सिर्फ इतना ही, कई सारे स्कूल्स व कॉलेजेस ये दोनों भी अटैच होने लगे उन मोनेस्ट्रीज के साथ और उनकी एजुकेशन शेयर करने लगे। और इसी से डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, कला के अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि अब स्कूल और कॉलेजेस चर्च या फिर चर्च ने मोनेस्ट्रीज के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। तो पहली कम्युनिटी या फिर पहला वर्ग हमने देखा क्लर्जी मैन का जो चर्च के अंदर रहते हैं, दूसरा मोंक्स या फिर नन का जो मोनेस्ट्रीज के अंदर रहते हैं, और इसी टॉपिक के अंदर तीसरा वर्ग भी उभरेगा जिसे हम फ्रायर्स बोलेंगे। ये ना तो चर्च के अंदर रहते हैं और ना ही मोनेस्ट्री के अंदर, ये वॉन्डरर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर प्रीचिंग करते हैं और चैरिटी इकट्ठा करते हैं जिस पर इनका सब्सिस्टेंस टिका हुआ है। पर हमें पता चलता है कि 14th सेंचुरी के अंत तक जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सेक्रेडनेस या फिर जो प्योरनेस थी वो अब लग्जरीनेस या फिर एफ्लुएंटनेस के अंदर बदल गई। अब वो कुछ भी बिल्कुल पहले जैसा प्योर नहीं रहा कि वो अपनी लाइफ को डिवोट कर रहे हैं चर्च या फिर वर्शिपिंग के अंदर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वही क्लर्जीमैन या फिर वही बाइशॉप या फिर वही क्लर्क्स एक एफ्लुएंट लाइफ को जीना प्रेफर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द चर्च एंड सोसाइटी। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई, जीरो जीरो बीसीई के अंदर उनका जन्म हुआ और उसके कुछ सालों बाद उनकी डेथ हुई, पर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कई सारे चेंजेस। क्राइस्ट का जो बर्थ है उसे रिप्लेस कर दिया गया आज के क्रिसमस जो हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, और पहले वो क्रिसमस स्टार्टिंग से ही उसे क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट नहीं करा जा रहा, वो तो बाद में हुआ। उससे पहले उसे, जिसे हम आज क्रिसमस की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वो पहले एक प्री रोमन फेस्टिवल होता था, द डेट ऑफ विच वॉज कैलकुलेटेड बाय सोलर कैलेंडर, जिसकी डेट सोलर कैलेंडर के हिसाब से निकाली गई है। और दूसरा फेस्टिवल जो हमें जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद देखने को मिलता है, वो एक नया फेस्टिवल जो पहले नहीं होता था, 400 साल बाद देखने को मिलता है जीसस क्राइस्ट की डेथ के, जिसे ईस्टर नाम दिया गया। अब ईस्टर को कनेक्ट किया गया जीसस क्राइस्ट के उस इवेंट के साथ जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था या फिर उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। पर पहले ईस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता था। ईस्टर के दिन ही, जो ईस्टर वाले दिन ही जो चीज होती थी वो ये था कि एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, जिसमें वो सेलिब्रेट करते थे जब वो स्प्रिंग के टाइम पर उनकी कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था। पर जैसे जैसे चर्च और सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, अब उस फेस्टिवल को रिप्लेस कर दिया गया ईस्टर नाम के फेस्टिवल से, जिसके अंदर उस दिन को माना जाएगा या फिर मनाया जाएगा जिस दिन क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। अब न सिर्फ इतना ही, ओवरवर्क्ड पीजेंट्स वेलकम्ड हॉलीडेज। अब ईस्टर और क्रिसमस वाले दिन क्या होता था कि अब इस दिन हॉलीडेज, हॉलीडेज नहीं, ये वाला हॉलीडे मतलब प्योर सेक्रेड। अब इस दिन क्या होता था कि कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी काम हो उसे नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अब इन 2 दिन प्रेयर्स होंगी।
और इन 2 दिन को लोग एंजॉय करते थे। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया हॉलीडेज का, जो आज भी चल रहा है। इस दिन लोग क्या करते थे उस टाइम पर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर, फन, फेस्टिंग या फिर पिलग्रिमेज, एक जगह से दूसरे जगह या फिर अपनी एक फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर जाएंगे उन लोगों से मिलने। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को आज भी फॉलो कर रहे हैं, न सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर पर वर्ल्ड वाइड भी आज भी यही चीजें चल रही हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है थर्ड ऑर्डर। हमने फर्स्ट ऑर्डर अभी अभी समझा, जिसके अंदर हमने 3 चीजें देखी। पहला, क्लर्जी मैन जो चर्च के अंदर रह रहे हैं। दूसरा, मोंक्स या फिर नन्स जो मोनेस्ट्रीज या फिर अब्बेस के अंदर रह रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, फ्रायर्स जो कि वॉन्डरर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रीचिंग कर रहे हैं मैसेजेस की। फिर उसके बाद हमने देखा कि चर्च या फिर सोसाइटी के अंदर कैसे चेंजेस आए। वो फेस्टिवल जो पहले कल्टीवेशन होने की खुशी में मनाए जाते थे, वो कैसे रिप्लेस हुए क्रिसमस और ईस्टर के साथ, वो हमने समझा। अब हमारा अगला टॉपिक है थर्ड ऑर्डर, जिसके अंदर हम पीजेंट्स को समझेंगे, जिन पर सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा वॉयलेंस हुआ। और इन पीजेंट के अंदर भी 2 कम्युनिटीज है, एक तो फ्री पीजेंट और एक है अनफ्री पीजेंट। अनफ्री पीजेंट को हम सर्फ भी बोलते हैं, वही सर्फ जो हमने ऊपर देखा था, जिनको ये राइट तक भी नहीं था कि वो प्रीस्ट बने, उनको प्रीस्ट बनने की कोई अनुमति नहीं थी। अब यहाँ से देखिए, लेट अस नाउ टर्न टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, नेमली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट ऑर्डर्स। कल्टिवेटर्स वर ऑफ 2 काइंड्स, फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स। पीजेंट भी थे थर्ड ऑर्डर के अंदर 2 तरह के थे, पहले फ्री पीजेंट्स और दूसरे सर्फ्स। अब फ्री पीजेंट क्या काम करते थे और सर्फ क्या काम करते थे, वो हम इस टॉपिक में बेसिकली समझेंगे। तो फ्री पीजेंट को क्या करना होता था, लॉर्ड की जमीन पर टीनेंट की तरह काम करना होगा। न सिर्फ टीनेंट की तरह काम करना होगा, परंतु उसके अलावा उन्हें मिलिट्री सर्विस भी देनी होगी, कम से कम पूरे साल में 40 दिन, किसे, लॉर्ड को। न सिर्फ इतना ही, हफ्ते में कम से कम 3 दिन न सिर्फ पीजेंट को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी एग्रीकल्चरल फील्ड पर अपनी सर्विस देनी होगी, किसे, लॉर्ड को। और बदले में पीजेंट और उसकी फैमिली को क्या मिलेगा, पूरी कल्टीवेशन जो पीजेंट और उसकी फैमिली करेगी लॉर्ड की जमीन पर, उसका कुछ हिस्सा, बस इतना ही मिलेगा। और बदले में देखिए आप कि लॉर्ड पीजेंट से कितना काम ले रहा है। पहला, वो उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सारा का सारा रख रहा है, थोड़ा ही प्रोपोर्शन उसको दे रहा है। दूसरा, वो उससे मिलिट्री सर्विस भी ले रहा है। न सिर्फ इतना ही, बल्कि पीजेंट की जो फैमिली है उससे डिगिंग भी करवा रहा है लॉर्ड अपनी जमीन पर, फायरवुड का काम भी करवा रहा है, लकड़ियां इकट्ठा करवा रहा है फॉर फ्यूल, फेंसिंग का काम करवा रहा है, रोड्स को रिपेयर करवा रहा है, विमेन जो है उनसे क्लोथ बनवा रहा है, बच्चों से कैंडल्स या फिर वाइन प्रेसेस के अंदर काम करवा रहा है। ये सारे काम हुए फ्री पीजेंट्स के। न सिर्फ इतना ही, अब जो सोसाइटी के अंदर या फिर जो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर किंग है, वो इन्हीं फ्री पीजेंट के ऊपर टैक्स भी लगा रहा है। और इस टैक्स को नाम दिया गया है टेले। हमने पीछे भी एक टैक्स पढ़ा था ना, जो चर्च लगाता है पीजेंट के ऊपर, जिसे टीथे बोला गया। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर चर्च है, किंग है, चर्च टैक्स लगा रहा है या फिर टैक्स ले रहा है पीजेंट से इन द फॉर्म ऑफ टीथे। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो दूसरी कम्युनिटी है, किंग्स, वो भी टैक्स इम्पोज कर रहे हैं पीजेंट्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ टेले। तो 2 तरह के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं फ्री पीजेंट्स को। देखो कि किस तरह का वॉयलेंस हो रहा है थर्ड ऑर्डर के ऊपर यूरोप के अंदर। उसके बाद इसी थर्ड ऑर्डर के अंदर जो दूसरी कम्युनिटी है, उसे बोला गया है सर्फ। अब सर्फ का बेसिकली मतलब क्या है, तो सर्फ का मतलब है बॉन्डेड लेबर। अब इनको क्या करना होता था, अब ये भी काम करेंगे उन्हीं लैंड के ऊपर जो कि लॉर्ड के अंडर आते हैं। बदले में इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इनको किसी तरह की वेजेस नहीं मिलने वाली। और इन केस अपने काम से बचते हुए ये लॉर्ड की जमीन को छोड़कर भागते हैं, तो इन्हें बुरी तरह से या फिर सीवियरली पनिश किया जाएगा। न सिर्फ इतना ही, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेजेस नहीं मिल रही, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा तक नहीं मिल रहा, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, सर्फ काम ही क्यों कर रहे हैं। तो अब लॉर्ड क्या देता था सर्फ को, लॉर्ड परमिशन देता था कि अगर तुम मेरी जमीन पर मेरे लिए काम करोगे, तो उसके बदले में मैं तुम्हें अनुमति दूंगा, किस चीज की, ये लाइन देखिए, सर्फ्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मील टू ग्राइंड देयर फ्लावर। समझ में आई आपको कि जो वीट, जो राइस सर्फ अपनी तरफ से लेके आएगा, बस उसे उसकी चक्की पर पीसने की परमिशन देगा लॉर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा सर्फ को इन एक्सचेंज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑन द लैंड ऑफ लॉर्ड। न सिर्फ इतना ही, बल्कि लॉर्ड ही है जो डिसाइड करेगा कि एक सर्फ को किससे मैरिज करनी है। और इन केस कोई सर्फ चाह रहा है कि उसका लॉर्ड उसे ब्लेसिंग दे,
कि वो उसकी लाइफ अच्छे से जी पाए, तो लॉर्ड फ्री में ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा। लॉर्ड ब्लेसिंग तो दे रहा है सर्फ को, पर उसके बदले में भी लॉर्ड पैसे ले रहा है। तो ये तो फ्री पीजेंट से भी बुरी कंडीशन है सर्फ्स की। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, मैंने आपको कहा था ना कि फ्रांस की हिस्ट्री हमने पीछे पढ़ ली थी, पर हमने वहां पर इंग्लैंड की हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि इंग्लैंड जो आज हम पढ़ते हैं वो ब्रिटेन, जिसने 200 साल से भी ज्यादा इंडिया पर कब्जा करा। न सिर्फ इंडिया पर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी उसका हाथ है। अफ्रीका को भी उसने कॉलोनाइज कर लिया। ईस्ट इंडीज में भी वो पहुंच गया। वो बना कैसे, वो आया कहाँ से? तो वो जो आज है वो वैसा पहले नहीं था। स्टार्टिंग से ही वो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हुआ क्या कि इंग्लैंड के ऊपर कई सारे ट्राइब्स आए, और उन्हीं कई सारे ट्राइब्स के अंदर दो ट्राइब्स हैं, एंगल्स और सेक्सन्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंग्लैंड वाले पोर्शन को कब्जा कर लिया, और इन्हीं के नाम से इंग्लैंड को नाम दिया गया एंगल लैंड या फिर एंजल लैंड। और इसी एंजल लैंड में वेरिएशन होते होते इसे आज हम इंग्लैंड बुलाते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। आज के इंग्लैंड में हुआ क्या कि 6th सेंचुरी से पहले दो ट्राइब्स आई, एक तो एंजल्स और दूसरा सेक्सन्स। और इन्होंने क्या करा, इंग्लैंड वाले पोर्शन पे कब्जा कर लिया और उसे नाम दिया एंजल लैंड, जिसे आज हम इंग्लैंड बुलाते हैं। न सिर्फ इतना ही, विलियम फर्स्ट, यही विलियम फर्स्ट जिसने फ्रांस पर कब्जा करा था, अब इसने इंग्लैंड पर भी कब्जा कर लिया। अब इसी बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है। किस लिए? टेरिटरी और ट्रेड पर कब्जा करने के लिए। अब विलियम फर्स्ट ने सेम सिस्टम यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर दिया जो उसने फ्रांस में इम्प्लीमेंट करा था, कि किस तरह लॉर्ड और नाइट के बीच में रिलेशनशिप रहेगी, लॉर्ड का मैनोरियल स्टेट दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हमें इंग्लैंड में भी देखने को मिला। और जो चीज यहाँ पर डिफरेंट थी वो थी कि ये जो नाइट है, इन नाइट को लॉर्ड अपने पर्सनल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर इंग्लैंड के अंदर प्राइवेट वॉरफेयर के अंदर भी एक लॉर्ड नाइट को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमारा हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इन यूरोप। अब इस टॉपिक में बेसिकली हम दो फैक्टर्स को समझेंगे। पहला फैक्टर है इन्वायरमेंट, कि मतलब यूरोपियन या फिर वेस्टर्न यूरोप के अंदर इन्वायरमेंट में किस तरह चेंजेस हुए। दूसरा जो फैक्टर है जिसने अफेक्ट करा सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को, वो है लैंड यूज, कि किस तरह से लैंड को यूज किया जा रहा है यूरोप के अंदर। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है इन्वायरमेंट। 5th से 10th सेंचुरी, लगभग 5 सेंचुरीज तक लगातार जो क्लाइमेट है वो कोल्ड था, और इसी वजह से जो पूरा टेरिटरी या फिर पूरा जो लैंड मास था उसके ऊपर फॉरेस्ट थे। अगर मान लीजिए किसी जमीन पर पेड़ ही पेड़ होंगे तो वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि डिफोरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट तो अभी तक आया नहीं है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने के लिए लैंड मास नहीं है लोगों के पास। और ऐसा ही चलता रहा 5 सेंचुरीज तक, 5th से 10th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा। पर हुआ क्या कि यूरोप वाज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल इन दिस पीरियड, ये मैंने आपको बता दिया। एंड दिस लीड टू सीवियर प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स, और इसी वजह से एग्रीकल्चर कल्टीवेशन या फिर सरप्लस में हो नहीं पा रहा था। पर जैसे ही 11th सेंचुरी की शुरुआत हुई, हमें यूरोप के अंदर वार्म फेज देखने को मिला, या फिर गर्म मौसम। अब हुआ क्या कि 11th सेंचुरी में अगर वार्म वार्म फेज आएगा, अगर गर्मी आएगी, तो पीजेंट्स नाउ हैड लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, जाहिर सी बात है। एंड द सोइल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रोस्ट, कुड बी मोर इजिली प्लोड। अगर गर्मी होगी तो जो मिट्टी है उसको नमी मिलेगी, और ठंड नहीं होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे से उग पाएंगी, उस पर प्लोइंग भी हो पाएगी। तो ऐसा ही हुआ 11th सेंचुरी के अंदर। उसने क्या करा, this made expansion of the area under cultivation possible। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अब सरप्लस में बदल दिया 11th सेंचुरी के अंदर। तो ये था एक हमारा पहला फैक्टर, इन्वायरमेंट। दूसरा फैक्टर है जिसने अफेक्ट करा सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन को, वो है लैंड यूज, कि किस तरह लैंड यूज में हमें चेंजेस देखने को मिले। तो ध्यान से समझिए, शुरुआत में यूरोप के अंदर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है जो है वो पुरानी है, प्रिमिटिव है। ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पीजेंट वाज वुडन प्लो, सिर्फ लकड़ी का हल है उसके पास। किसके पास? किसान के पास, थर्ड ऑर्डर के पास। एक बात बताइए, अगर आपका जो प्लो है उसकी जो टिप है वो लकड़ी की होगी, तो वो क्या उस एफिशिएंसी से सोइल में खुदाई कर पाएगी? नहीं, वो बस ऊपर ऊपर से स्क्रैचिंग कर पाएगी। अगर ऊपर ऊपर से स्क्रैचिंग होगी तो जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है या फिर फर्टिलिटी है वो सही तरीके में या फिर एफिशिएंटली कैसे हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर जो था यूरोप के अंदर वो लेबर इंटेंसिव था। न सिर्फ इतना ही, अब क्योंकि
हल भी लकड़ी का है और लेबर इंटेंसिव है एग्रीकल्चर, तो 4 साल में एक बार जोता जाएगा किसे फील्ड को, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है और जो प्लो है वो भी वुड का है। न सिर्फ इतना ही, लैंड यूज में हमें क्रॉप रोटेशन वाली टेक्निक देखने को मिलती है कि किस तरह क्रॉप रोटेशन के कॉन्सेप्ट को यूरोप के लोग इन इफेक्टिव या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब हुआ क्या कि विद द सिस्टम द सोइल slowly deteriorated and famines were not uncommon. Chronic malnutrition alternated with devastating famines and life was difficult for the poor. अब एक बात बताइए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वुडन प्लो है, इस वजह से लेबर इंटेंसिव फॉर्म में या फिर लेबर इंटेंसिव वर्क बन गया एग्रीकल्चर। न सिर्फ इतना ही, सोइल की एफिशिएंसी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे पीजेंट्स, क्रॉप रोटेशन कर तो रहे हैं पर इनएफिशिएंटली, अच्छे से उसका यूज कर ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में लॉर्ड्स ने क्या करा, लॉर्ड्स गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि हमें तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, और इस वजह से वो पीजेंट्स को फोर्स करने लगे उस लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए जो बिल्कुल कंप्लीटली एरिड है, जिस पर कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता। और इस चीज से परेशान होकर पीजेंट्स ने क्या करा, पीजेंट्स डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन, वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने इस ऑपरेशन को सप्रेस करना चाहा। और पीजेंट्स ने इसी को पूरा करने के लिए क्या करा, जो पीजेंट के पास मतलब उनके पास जो जितनी भी छोटी मोटी जितना भी एरिया रहता था जमीन का, उस पर कल्टीवेशन करने लगे और लॉर्ड्स की जमीन पर उन्होंने जाना बंद कर दिया। और ये एक तरह का रिबेलियन था जो पीजेंट शो करना चाह रहे थे लॉर्ड्स को कि किस तरह तुम हमारे ऊपर सप्रेशन कर रहे हो और बदले में वेजेस भी नहीं दे रहे। तो ऐसा ही कुछ पीजेंट्स ने क्या करा, पीजेंट ने क्या करा, पीजेंट्स अब लॉर्ड्स की जमीन पर जाकर कल्टीवेशन नहीं कर रहे, वो खुद के लैंड मास पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये तो थे हमारे फैक्टर्स, पहला हमने इन्वायरमेंट देखा और फिर हमने लैंड यूज देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की यूरोप के अंदर किस तरह की एग्रीकल्चरल या फिर किस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। तो जो वुडन प्लो था अब वो आयरन टिप्ड प्लो में बदल गया, जिससे एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करने वाले पीजेंट्स की। विद दिस द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल वर बेटर यूटिलाइज्ड, क्योंकि जो आयरन फ्लो होगा वो अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा सोइल के, तो फर्टिलिटी तो बढ़ ही जाएगी। न सिर्फ इतना ही, पहले क्या होता था कि एनिमल्स को हार्नेस किया जाता था या फिर प्लो से जोड़ा जाता था उनकी गर्दन से प्लो को अटैच करते हुए। अगर मान लीजिए मैं किसी जानवर की या फिर किसी एनिमल को कंट्रोल कर रही हूँ, उसके गर्दन पर डालकर या फिर गर्दन पर किसी तरह का कंट्रोलर डालकर, जो आज भी हम कई जगह पर देखते हैं, तो वो बेचारा एनिमल कैसे काम कर पाएगा अगर मैं उसकी गर्दन पर ही कुछ अटका कर बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले यूरोप के अंदर अब इस चीज को बदला गया। अब किसी एनिमल को फ्लोइंग करने के लिए गर्दन से नहीं बल्कि उसके शोल्डर से उसको जोड़ा गया, जिससे वो और एफिशिएंटली काम कर सके। और जो हॉर्सेस थे उनके पैरों पर आयरन हॉर्स शूज लगा दिए गए ताकि उनके पैर जो है डिके ना हो जाए। विंड और वाटर को एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यूरोप के लोगों ने। कॉर्न की मिलिंग होनी शुरू हो गई, ग्रेप्स की प्रेसिंग होनी शुरू हो गई फॉर मेकिंग वाइन्स। क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक थी अब वो हमें इम्प्रूव वे में देखने को मिल रही है यूरोप के अंदर। अब अगर ये सारी चीजें होंगी, कौन सी, आयरन का फ्लो होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फूड अवेलेबिलिटी भी तो बढ़ेगी, सरप्लस होने लगा ना अब। तो यही कुछ यूरोप के अंदर होने लगा। अब जो लैंड अब जो लैंड मास था उसका प्रोपोर्शन घटने लगा। अगर मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर पहले कोई ए नाम का पर्सन था, उसके पास 100 एकड़ जमीन थी, पर अब जब न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आ गई तो उसने क्या करा, उसने इतनी जमीन को अपने पास रखना फेवरेबल नहीं समझा क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं कर पा रहा, उसे उतनी लैंडमास की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैक्स टू मैक्स 20 to 30 एकड़ पर पीजेंट रहने लगी, जिसके ऊपर वो एफिशिएंटली काम कर सकेंगे और पूरा उसे यूटिलाइज कर सकेंगे। और पूरा यूटिलाइज करेंगे तो अपनी फैमिली का तो मतलब पेट भरेंगे, साथ के साथ वो प्रोडक्शन काम आएगा और लोगों का पेट भरने में भी। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब न सिर्फ इतना ही, अब हमें ये तो हुआ कि भाई किस तरह की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आ रही थी यूरोप के अंदर, पर बात ये है कि उसमें पीजेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। वो जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज आई, जो विंड का इस्तेमाल होने लगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो वाटर मिल्स आने लगी, वो तो लोड्स लेके आए ना, क्योंकि इतने पैसे पीजेंट्स के पास है ही नहीं कि वो इतनी बड़ी बड़ी मिल्स बना सके। तो पीजेंट्स ने किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस रिवोल्यूशन में, इस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में। तो पीजेंट्स ने क्या किया, पीजेंट्स ने नॉन कल्टीवेबल लैंड को कल्टीवेबल लैंड में बदलना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ आयरन फ्लो। और उन आयरन टिप्ड प्लोस को बनाना भी पीजेंट्स ने ही शुरू करा, जो हॉर्स
के फुट डिके हो रहे थे, उन हॉर्सेस के फुट डिके को रोकने के लिए हॉर्स शूज बनाने शुरू करे पीजेंट्स ने, और उन्हें रिपेयर करना शुरू करा पीजेंट्स ने कम दामों में। न सिर्फ इतना ही, अब हमें मनी यूज देखने को मिलता है फ्रॉम द 11th सेंचुरी यूरोप के अंदर। अब जो लोड पीजेंट से काम करवा रहा है, सर्विसेज ले रहा है, उसके बदले में उसे कुछ दे रहा है। अब वो कुछ देने का जो सिस्टम है वो मनी में बदल गया। अब एक्सचेंज होगा पैसों के बदले में, और इसी वजह से द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी began to influence prices which became higher in times of poor harvest in England. For instance, agricultural prices doubled between the 1270s and the 1230s, या फिर सॉरी 1320। उसके बाद ये हमने अभी तक हमने इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, सेकंड ऑर्डर देख लिया, और अब हमारा थर्ड ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। पर चैप्टर यहीं नहीं रुकेगा, अब हमें फोर्थ ऑर्डर का राइज देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें टाउन पीपल या फिर शहर में रहने वाले लोग देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? फोर्थ ऑर्डर के अंदर। तो ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जो आ रही थी, इसके रिजल्ट में हमें एक्सपेंशन देखने को मिला एग्रीकल्चर के अंदर। न सिर्फ एक्सपेंशन बल्कि हमें ग्रोथ देखने को मिली 3 स्फीयर्स में। जो पहला है पॉपुलेशन, उसके बाद ट्रेड और टाउन्स। अब पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो 1000 BCE या फिर 1000 AD के अंदर 42 मिलियन थी, वो बढ़कर 62 मिलियन होगी 1200 के अंदर, और 73 मिलियन होगी 1300 के अंदर। न सिर्फ इतना ही, बेटर फूड मीन अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो फूड की अवेलेबिलिटी होने के कारण यूरोप के लोगों की 10 ईयर एफिशिएंसी बढ़ गई। अब अगर मान लीजिए कोई यूरोपियन है, वो 70 साल जीता था पहले, पर 1200 AD आते आते अब वो 70 से 80 साल उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया यूरोप के अंदर। पर उसके बाद भी विमेन और गर्ल्स जो हैं यूरोप के अंदर, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अभी भी शॉर्टर है, क्योंकि जो फैमिली के अंदर मेल मेंबर्स होते हैं वो बढ़िया खाना खा लेते हैं, पर विमेन जो है उनको खाना मिलता ही नहीं है लास्ट में। ऐसा ही यूरोप के अंदर भी होता था। न सिर्फ इतना ही, 11th सेंचुरी में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता रहा, और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन रेट है वो भी हमें हायर लेवल पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो माइग्रेशन होगा तो उसके रिस्पॉन्स में हमें टाउन्स के अंदर इमरजेंस देखने को मिलता है यूरोप के अंदर। अगर सरप्लस में चीजें होंगी तो पीजेंट उसे बेचेंगे कहाँ? उसे बेचने के लिए उन्हें कोई जगह चाहिए होगी, और उसी के रिस्पॉन्स में सेलिंग सेंटर्स बनाए गए, जो आगे जाकर टाउन्स के रूप में हमें इमर्ज देखने को मिलते हैं। न सिर्फ इतना ही, दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स एंड स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स which gradually developed town-like features, town square, church, roads, where merchants built shops and homes. अगर किसी जगह पर सेलिंग हो रही है या फिर किसी जगह पर मार्केट सेंटर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके सराउंड में अलग अलग चीजें बनेंगी, उसके सराउंड में फेयर्स लगने शुरू हो जाएंगे, उसके सराउंड में ऑफिसेस बनेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने टाउन्स को बनाया है। अब जो टाउन्स को बनाने वाले लोग हैं, उनको सर्विसेज नहीं देंगे पीजेंट्स। पहले तो क्या होता था, लॉर्ड्स को सर्विसेज देते थे पीजेंट्स, पर अब क्योंकि सर्कुलेशन में मनी आ गई है तो पीजेंट्स मनी देंगे उन लोगों को जिन्होंने टाउन्स को बनाया है। उसके बाद अब यहाँ पे ये एक फ्रेज भी दिया गया है, टाउन एयर मेक्स फ्री वाज अ पॉपुलर सेइंग। अब इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, लोड के अंडर काम करना होगा पीजेंट को, पर अब जैसे ही फोर्थ ऑर्डर का इमरजेंस हुआ तो पीजेंट जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। अगर वो कुछ प्रोडक्शन या फिर कुछ सेल करेगा तो उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे, ना कि उसे सर्विसेज देनी होंगी। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब था ये। अब हमने पीछे पढ़ा था थर्ड ऑर्डर के अंदर की दो ब्रांचेस थी पीजेंट की, पहला फ्री पीजेंट और दूसरा सर्फ। सर्फ कौन होते थे? सर्फ वो कम्युनिटी थी जो लोड के अंडर में काम करेगी, जिसके बदले में उसे कुछ वेजेस भी नहीं मिलेगी। पर अब ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑर्डर के टाइम पे क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई सर्फ है और वो लोड के अंडर काम करता था, पर वो बचकर वहां से निकल आया, और उसने एक साल गुजर गया, पर वो लोड के पास वापस लौट कर नहीं गया, और लोड भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं रहा कि वो उस सर्फ को वापस ढूंढ के ला सके, और एक साल उस चीज को बीत गया। सर्फ ना तो लोड ना तो सर्फ को ढूंढ पाया, और ना ही सर्फ लोड के पास गया। तो वो अब सर्फ जो है वो फ्री पीजेंट के रूप में बदल जाएगा। अब वो लोड के अंडर नहीं रहेगा, अब वो बिल्कुल फ्री हो गया। अब अगर एक साल वो लोड से दूर रह गया तो अब लोड उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करे, और न अब सर्फ उसे सर्विसेज देगा। तो ये रूल था।
फोर्थ ऑर्डर के टाइम पर यूरोप के अंदर। अब हमें टाउन्स का इमरजेंस देखने को मिला। अब टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते नॉर्मली ऑन एन एवरेज 30,000 हो गई फोर्थ ऑर्डर के आते आते। न सिर्फ इतना ही, अब गिल्ड्स बनने शुरू हो गए। अब आखिर ये गिल्ड क्या है? तो गिल्ड का मतलब है कम्युनिटी ऑफ पीपल जो किसी एक तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अब उसके बाद जब टाउन्स के अंदर पॉपुलेशन का इमरजेंस हुआ, मार्केटिंग सेंटर्स बनने शुरू हो गए, तो जो सेकंड ऑर्डर था जिसके अंदर हमने लॉर्ड्स या फिर नोबल्स को पढ़ा, उनकी राइवलरी या फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगी। किनके साथ? फोर्थ ऑर्डर के लोगों के साथ। मतलब टाउन पीपल और नोबल्स, इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो गई फॉर पावर, और इसी चीज का फायदा उठाएगा आगे चलकर किंग। अब हमारा अगला टॉपिक है कैथेड्रल टाउन्स। अब यहाँ देखेंगे कि फोर्थ ऑर्डर के अंदर भी चर्च कैसे पावर में आए, या फिर चर्च कैसे अपनी मनी जो है या फिर कैसे अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं बिना कुछ किए। यहाँ से देखिए, वन ऑफ द वे दैट रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी वाज बाय मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेस। अब फोर्थ ऑर्डर के अंदर जो ये रिच मर्चेंट्स हैं, ये डोनेशंस दे रहे हैं चर्चेस को। न सिर्फ इतना ही, अब अगर चर्चेस को डोनेशन मिलेगा तो उसे वो स्पेंड कहाँ करेंगे? तो उसे स्पेंड कर रहे हैं वो कैथेड्रल्स को बनाने में। कैथेड्रल्स किसे कहते हैं? कैथेड्रल्स बड़े बड़े चर्चेस को कहते हैं। और ये बनाए कहाँ जा रहे थे? ये बनाए जा रहे थे फ्रांस के अंदर। न सिर्फ कैथेड्रल्स, अब कैथेड्रल्स बड़े बड़े चर्चेस बन गए, तो इन चर्चेस को देखने के लिए पिलग्रिम्स आएंगे दूर दूर से। और अगर दूर दूर से पिलग्रिम्स आ रहे हैं किसी एक जगह पर, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह पर मार्केटिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमें आज भी देखने को मिलता है, न सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी। कि किस तरह अगर कोई टेम्पल बनता है तो उसके सराउंडिंग में मार्केटिंग सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो टेम्पल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदल जाता है। उसी तरह कैथेड्रल्स, वो बड़े बड़े चर्च जो कि सैक्रड थे, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में बदल गए। अब जो कैथेड्रल है, इतने बड़े बड़े चर्चेस हैं, उनको डिजाइन कैसे किया जाता था? उनको डिजाइन इस तरह से किया जाता था कि अगर कोई प्रीस्ट उसके अंदर कुछ बोलता है तो उस पूरे हॉल में वो आवाज एको हो, ताकि वो पीछे तक या फिर जो लार्ज नंबर में गैदरिंग हो रही है चर्च के अंदर, उन सब लोगों को प्रीस्ट की आवाज सुन सके। न सिर्फ इतना ही, कैथेड्रल को इस तरह से बनाया जाता था कि अगर कोई मोंक गाना गाता है या फिर किसी तरह की प्रेयर को प्रीच करता है, तो उसकी जो आवाज है एकदम ब्यूटीफाई होके लोगों को सुने। न सिर्फ इतना ही, चर्च के बाहरी दीवार को ग्लास विंडो से कवर किया जाता था, ताकि अगर दिन का टाइम है तो बाहर से लाइटनिंग लाइटनिंग करने की जरूरत ना पड़े, अंदर से बाहर से नेचुरल लाइट आए। और रात के टाइम पर कैंडल्स जला दी जाती थी कैथेड्रल्स के अंदर। न सिर्फ इतना ही, उन विंडोज पर ऐसी फोटोज लगाई जाती थी जो बाइबल से ली गई है, ताकि अगर इन केस कोई इलिटरेट पीपल है तो वो भी उन चीजों को देखकर समझ सके। उसके बाद हमारा अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि 11th सेंचुरी में तो हमें फोर्थ ऑर्डर का राइज देखने को मिलता है, टाउन्स का राइज देखने को मिलता है, तो आखिरकार अब ये 14th सेंचुरी में किस तरह का क्राइसिस आ गया? तो ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द थ्री फैक्टर्स। अब हम इस टॉपिक में तीन फैक्टर्स को समझेंगे, तीन कारकों को समझेंगे जो हमें समझाएंगे कि 14th सेंचुरी में क्राइसिस क्यों आया और कैसे आया। तो वो तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कोल्ड समर्स एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन यूरोप, दूसरा है डिक्लाइन इन ट्रेड, और तीसरा है ब्लैक डेथ। अब यहाँ से देखिए, इन नॉर्दर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी द वार्म समर्स ऑफ द प्रीवियस 300 years had given way to bitterly cold summers। अब हुआ क्या कि पिछले 300 सालों से लगातार वार्म समर्स चल रही थी यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ढंग से चल रहा था। पर 300 साल बाद जो वार्म समर्स थी, अब वो कोल्ड समर्स में बदल गई, जिसकी वजह से सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड बाय अ मंथ। न सिर्फ इतना ही, बल्कि हमें क्लाइमेट के अंदर चेंज देखने को मिलता है 14th सेंचुरी के यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से स्टॉर्म्स आना शुरू हो गए, ओशनिक फ्लडिंग्स होनी शुरू हो गई। कहाँ पर? फार्मिंग लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो बिल्कुल श्रिंक हो गया। न सिर्फ इतना ही, अब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है हमें 14th सेंचुरी की यूरोप के अंदर, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी तो होगी। ये तो हुआ हमारा पहला फैक्टर। उसके बाद है दूसरा फैक्टर ट्रेड। अब ट्रेड में हमें गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रेड को चलाने वाली जो सोर्स थी वो थी मनी। मनी बनती थी कॉइन से, और कॉइन्स बनते थे मेटल से।
अब उन्हीं मेटल्स की स्कार्सिटी हुई माइंस के अंदर, जिसकी वजह से मिक्स कर कर चीपर मेटल से अब कॉइन्स को बनाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेड के अंदर जो मनी की वैल्यू थी उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। न सिर्फ इतना ही, 13th और 14th सेंचुरी में ट्रेड के लिए जो शिप्स जाती थी, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन शिप्स जो शिप्स गुड्स लेकर जाती थी अलग अलग कंट्रीज में, यूरोपियन पोर्ट्स पर जाकर रुकती थी, वहां पर उन शिप्स के अंदर अब जो रैट्स थे वो घुसना शुरू कर दिए। अब जब रैट्स एक जगह से दूसरे जगह पर आ जाते थे बोट्स की मदद से और वो उस जगह पर उतर जाते थे, तो वो अपने साथ डेडली बुबोनिक प्लेग लेकर आते थे। और उन्होंने क्या करा, 14th सेंचुरी के यूरोप के अंदर क्या हुआ कि ट्रेड जो था वो अपने पीक पर था और शिप की मदद से ट्रेड हो रहा था। अगर एक शिप दूसरे शिप पर दूसरे जगह जा रही है, यूरोपियन पोर्ट्स पर जाकर रुक रही है, तो जब वो रुकती है तो उसी बीच जो रैट हैं वो शिप पर आ जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर वो रैट बाहर निकलते हैं और क्या फैलाते हैं, प्लेग इन्फेक्शन। और जिस एपिडेमिक या फिर जिस पेंडेमिक को नाम दिया गया ब्लैक डेथ। अब इसमें हुआ क्या कि पॉपुलेशन के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये बिल्कुल डेडली थी। वेस्टर्न यूरोप के अंदर हुआ क्या कि ये एपिडेमिक ने 1347 से लेकर 1350 3 सालों तक लगातार चली और उसके बाद भी द मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मोर्टेलिटी in that epidemic is that 20% of the people of whole of Europe died, with some places losing as much as 40%। कई यूरोपियन हिस्सों में वहां की 20% आबादी मर गई ब्लैक डेथ की वजह से और कई कई हिस्सों में तो 100 में से 40% आबादी खत्म हो गई। द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 73 मिलियन इन 1300 stood reduced to 45 मिलियन इन 1400। अब ये पॉइंट ध्यान से समझिए, ब्लैक डेथ की वजह से 1300 में पॉपुलेशन थी यूरोप की 73 मिलियन, वो घटकर 1400 में आधे के आसपास हो गई 45 मिलियन, जिसे डबल से ट्रिपल होना था वो घटकर 45 मिलियन पर पहुंच गई ड्यू टू ब्लैक डेथ। डीपॉपुलेशन रिजल्टेड इन मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो लेबर कहाँ से आएगी। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंज्यूम करने वाली लेबर या फिर उसको कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी तो उसके प्राइसेस में गिरावट होगी। ऐसा ही कुछ वेस्टर्न यूरोप के अंदर हुआ। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स ड्रॉप्ड एज देयर वर फ्यूअर पीपल टू बाय। वेज रेट्स इंक्रीज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लेबर। अब हुआ क्या कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो हो रहा था थोड़ा बहुत, पर उसको क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था तो उसके प्राइसेस में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि यहाँ पर अब लेबर की कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन मरती जा रही है, पॉपुलेशन हमें कमी 1300 में जो 73 मिलियन थी वो 1400 में घटकर 45 मिलियन हो गई, तो लेबर कहाँ से आएगी। तो लेबर में कमी देखने को मिल रही थी। और अगर लेबर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे ज्यादा लेंगे लोड से। सो वेज रेट्स इंक्रीज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लेबर रोज इन इंग्लैंड बाय एज मच एज 250% इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक डेथ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अनरेस्ट, कि किस तरह ब्लैक डेथ आने की वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल अनरेस्ट हुआ। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक डेथ लीड्स टू सोशल अनरेस्ट इन द यूरोपियन सोसाइटी। अगर मैं ये टॉपिक आपको समराइज करके बताऊं तो बात कुछ ऐसी है कि लेबर जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। और अगर लेबर नहीं होगी तो लोड्स की जमीन पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कौन करेगा। और अगर थोड़ी बहुत लेबर बची भी है तो वो ज्यादा वेजेस डिमांड करेगी, किससे, लोड से। और अब लोड जो है इस पर अपनी मतलब क्या दिखाने लगे, अपनी नाराजगी दिखाने लगे। और वो लोड्स पीजेंट्स को कहने लगे कि क्यों ना तुम पुराने वाले सिस्टम को दोबारा एग्जिस्टेंस में ले आओ। कौन से वाले सिस्टम को, सर्विसेज वाले सिस्टम को, कि पीजेंट पहले अपनी सर्विसेज देते थे और बदले में उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा मिलता था। तो लोड्स उस पुराने वाले सिस्टम को लाने के लिए दोबारा कह रहे हैं पीजेंट्स को, क्योंकि अब लोड्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पीजेंट्स को दे सके, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अब कोई लेने वाला ही नहीं है। हमने ऊपर अभी देखा ना। तो पर पीजेंट्स ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कहा। पीजेंट्स ने कहा कि despite the severe repression, the sheer intensity of peasant opposition ensured that the old feudal relation could not be reimposed. The money economy was too far advanced to be reversed. Okay? उसके बाद इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है द पॉलिटिकल चेंजेस इन यूरोपियन सोसाइटी। अब बात कुछ ऐसी है कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि किस तरह फर्स्ट ऑर्डर आया, उसके बाद सेकंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर और फिर फोर्थ ऑर्डर, जिसके अंदर टाउन पीपल आए।
अब जो किंग है उसे तो हम भूल ही गए। अब किंग ये सारी चीजें देख रहा था कि किस तरह मेरे रहते रहते फोर्थ ऑर्डर तक बात पहुंच गई, वो टाउन पीपल पावर लेने को हो रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊं। तब हुआ क्या कि डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल्ड सोशल प्रोसेसेस इन द 15th and 16th centuries. European kings strengthened their military and financial power. अब यूरोपियन किंग्स ने ये सोचना शुरू करा कि ऐसे तो मेरे हाथ से सारी पावर निकल जाएगी। तो यूरोपियन किंग्स ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को बढ़ाए ताकि हमारे हाथ से पावर ना छिन जाए। तो कई किंग्स आए, जैसे लुइस नाइन, मैक्समिलियन ऑफ ऑस्ट्रिया, हेनरी सेवंथ इन इंग्लैंड एंड इसाबेला एंड फर्डिनेंड इन स्पेन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज बनानी शुरू करी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बनानी शुरू करी, नेशनल टैक्सेशन के सिस्टम को बढ़ाया ताकि इनके हाथ में पावर आ जाए, वरना कहीं फिफ्थ ऑर्डर का भी राइज हो जाए। तो ऐसी चीजें यूरोपियन किंग्स के दिमाग में आनी शुरू हुई। उसके बाद अब ये सब हुआ क्यों? अब ध्यान से समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सेकंड ऑर्डर किंग को रोक क्यों नहीं रहा पावर अपने हाथ में लेने से। क्यों क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि सेकंड ऑर्डर के हाथ में अब खुद ही पावर नहीं है, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर ने सेकंड ऑर्डर को सप्रेस कर दिया और इस चीज का बेनिफिट अब कौन ले रहा है? किंग ले रहा है। न सिर्फ इतना ही, अब यूरोपियन सोसाइटी के अंदर जो किंग्स थे, जो मोनार्की थी, उन्होंने टैक्सेशन या फिर आम जनता के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्यों बढ़ाना शुरू करा? क्योंकि किंग्स के पास परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज है, उनको पैसे देने के लिए टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो आर्मी सस्टेन कैसे करेगी। तो इस वजह से अब टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया किंग्स ने, इस पर आम जनता के ऊपर। और इस चीज पर विद्रोह किया नोबल्स ने। उन्होंने कहा कि किंग के हाथ में पावर नहीं जानी चाहिए और हम इस चीज के खिलाफ हैं। न सिर्फ इतना ही, अब जो चर्च है वो भी कहीं ना कहीं किंग के अंडर आ रहा है और इसके रिस्पॉन्स में रिलीजियस वॉर छिड़ गई यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। पर जो सेकंड ऑर्डर था उसने स्टार्टिंग में तो विद्रोह करा या फिर सप्रेस करा किंग को फॉर द अकुमुलेशन ऑफ पावर, कि किंग के हाथ में पावर नहीं जानी चाहिए। पर धीरे धीरे नोबल्स को समझ में आने लगा कि किंग्स को क्रिटिसाइज करने में कोई फायदा नहीं है। ये लाइन देखिए, द नोबिलिटी मैनेज द टैक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर देयर सर्वाइवल from being opponents to the new regimes. They quickly transformed themselves into loyalists. अब वो loyal बन गए किंग्स के, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि किंग्स के बिना कुछ भी नहीं है और हमें लॉयल तो बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जब लॉयल बन गए तो किंग्स ने क्या करा, उन्हें परमानेंट पोजीशन दे दी अपने एम्पायर के अंदर या फिर अपने उसी एरिया के अंदर जो पहले पोजीशन होल्ड करते थे, उनकी उसी पोजीशन को सस्टेन करके रखा किंग्स ने। अब किंग चाहे कितना ही बड़ा हो जाए पर उसे कोऑपरेटिव बंदों की तो जरूरत पड़ेगी, वरना उसके एम्पायर को कौन चलाएगा। तो कई बार तो किंग्स को क्या करना पड़ता था, अपने पैट्रोनेज देना पड़ता था उन बंदों को ताकि वो अपनी पावर दे सके या फिर उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभाल सके, क्योंकि किंग अकेला अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को तो नहीं चला सकता है ना। किंग ने अपने हाथ में तो पावर ले ली, पर फिर भी उसके बाद भी उसे कुछ कोऑपरेटिव बंदों की तो जरूरत पड़ेगी, वरना उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अकेला किंग थोड़ी चला पाएगा। तो कई बार क्या होता था कि कई बार किंग्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए पैट्रोनेज देना पड़ता था कुछ बंदों को, ताकि वो उसके अंडर काम कर सके। पैट्रोनेज बिकम द मीन्स ऑफ एंश्योरिंग सच कोऑपरेशन एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन और ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मनी। और पैट्रोनेज खरीदा जा रहा है मनी देकर, किसके द्वारा? किंग्स के द्वारा। और इससे हम ये कह सकते हैं कि अब किंग या फिर उस नोबिलिटी या फिर उस ऑर्डर या फिर उस सोशल स्टेटस या फिर उस सोशल क्लास के अंदर हमें इमरजेंस देखने को मिल रहा है नॉन अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हम मर्चेंट्स को देखेंगे और बैंकर्स को देखेंगे। अब इन्हीं चीजों ने द लेटर हिस्ट्री ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड वाज टू बी शेप्ड बाय दीज चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर। इन द reign of child king Louis XIII of France in 1614, a meeting was held of French Consultative Assembly. अब ये जो चेंजेस हो रहे थे, इन्हीं चेंजेस ने आज के फ्रांस और इंग्लैंड की नींव रखी। अब हुआ क्या कि एक फ्रांस के अंदर किंग थे जिनका नाम था लुई 13। 1614 में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसका नाम था एस्टेट जनरल, जिसके अंदर तीनों ऑर्डर्स को बुलाया गया, क्लर्जी, नोबिलिटी और बचे पीजेंट्री क्लास पर। और जिसके अंदर बात की गई कि हमारे बीच में शेयरिंग ऑफ पावर होगी और हम तीनों मिलजुल कर काम करेंगे। पर धीरे धीरे लुई 13 के मन में लालच आना शुरू हो गया और एक एस्टेट जनरल या फिर एक मीटिंग बुलाने के बाद 2 सेंचुरीज बीत गई, अलग अलग रूलर्स आए, पर किसी ने भी वो एस्टेट जनरल दोबारा नहीं बुलाई, बिकॉज द किंग्स डिड नॉट वांट टू शेयर पावर विद द थ्री ऑर्डर्स। उसके बाद
व्हाट हैपन इन इंग्लैंड, ये तो हुई फ्रांस की बात, पर इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड का जो किस्सा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने देखा कि आज का जो इंग्लैंड है उसे पहले एंजल लैंड बुलाया जाता था, जिसे उसे नाम दिया गया था एंग्लो सैक्सन्स द्वारा, जो दो ट्राइब थे जिन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा किया था। उनके आने से पहले भी इंग्लैंड के अंदर एक ग्रेट काउंसिल थी, पूरी प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह, पर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। टैक्स तो इम्पोज था लोगों के ऊपर, पर उनकी कंसल्टेंसी के बाद ऐसा सिस्टम था इंग्लैंड के अंदर, और इसी ने बनाई 1789 के बाद, या फिर 18th सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट आई इसी वजह से। पर पार्लियामेंट तो आ गई, उसके बाद हाउसेस बने, जिसे आज हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स बुलाया जाता है इंग्लैंड के अंदर, वो आज भी यहीं से उसका ओरिजिन है। पर यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर एक रूलर थे जिनका नाम है चार्ल्स वन। चार्ल्स वन ने क्या करा, 11 सालों तक लगातार रूल करा इंग्लैंड के ऊपर, और एक बार भी पार्लियामेंट से कोई भी या फिर किसी तरह की एडवाइस नहीं ली, पार्लियामेंट को बुलाया तक नहीं, और यही चलता रहा। और चार्ल्स फर्स्ट ने धीरे धीरे क्या शुरू करा, लोगों से टैक्स मांगना शुरू करा। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें टैक्स क्यों दे, टैक्स तो पार्लियामेंट कलेक्ट करती है। और इसी चीज को सुनने के बाद चार्ल्स फर्स्ट ने क्या करा, पार्लियामेंट को दोबारा बुलाया, पर पार्लियामेंट ने गुस्से में आकर लोगों को कहा कि क्यों ना हम चार्ल्स फर्स्ट को ही रास्ते से हटा दे, और लोगों ने ऐसा ही कुछ करा, मोनार्की को रास्ते से हटाया, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करा, और मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर पार्लियामेंट को रेगुलेट करा। पर ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चला और मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंग्लैंड ने हटा दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो चलता रहा, पर मोनार्की को भी साइड बाय साइड चलाया गया। और ये लाइन आखिरी देखिए, टुडे फ्रांस हैज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड हैज अ मोनार्की, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शंस दैट द हिस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज टूक आफ्टर द 17th सेंचुरी। हमने 9th सेंचुरी से शुरू कर 17th सेंचुरी तक पहुंच गए, पर 17th सेंचुरी से पहले 16th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी में फ्रांस और इंग्लैंड की स्टोरी बिल्कुल सेम थी, पर 17th सेंचुरी में दोनों के बीच पूरे हिस्ट्री में हमें चेंज देखने को मिलता है ना। और ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पूरे चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक्सेस ले सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।